सिनेमा की दुनिया का ना एक बड़ा ही दिलचस्प और मतलब कह सकते हैं कि अलिखित नियम है। कौन सा नियम? मतलब जब पर्दे पर कोई बहुत ही खूंखार विलेन किसी बेगुनाह को मार रहा होता है या नुकसान पहुंचा रहा होता है, तो थिएटर में बैठा इंसान उस एक्टर से असल जिंदगी में नफरत नहीं करता। बिल्कुल, क्योंकि दिमाग के किसी कोने में ये बात एकदम साफ होती है कि ये सिर्फ एक्टिंग है। हाँ, एग्जैक्टली हमें पता होता है कि डायरेक्टर के कट बोलते ही वो विलेन अपने घर जाएगा और आराम से अपने परिवार के साथ बैठकर चाय पिएगा। मतलब क्या नाटक है और क्या सच, इसके बीच की वो लकीर बहुत साफ होती है। सही कहा आपने। और इंसान का दिमाग ना उस फर्क को बहुत अच्छी तरह समझता भी है। ये जो फिल्मी दुनिया और असली दुनिया का बंटवारा है, वो दिमाग को एक तरह का सुकून देता है। उसे पता होता है कि किस जानकारी को किस बॉक्स में रखना है। लेकिन जैसे ही कदम इंटरनेट की दुनिया में पड़ते हैं, वो लकीर पूरी तरह से मिट जाती है। बिल्कुल एकदम मिट जाती है। कौन एक्टिंग कर रहा है, कौन सच बोल रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। और जब कोई अपना चुना हुआ किरदार अचानक से तोड़ देता है ना, तो जो बवंडर आता है वो किसी भी स्क्रिप्टेड फिल्म से ज्यादा खौफनाक होता है। हाँ, और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जी। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी बवंडर, इसी मायाजाल को खोल कर देखने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो मशहूर कॉमेडियन समय रैना के स्टैंड अप स्पेशल स्टिल अलाइव का पूरा ट्रांसक्रिप्ट है। और ये कोई साधारण रिव्यू नहीं होने वाला है। एकदम नहीं। इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि इंटरनेट पर ये जो इमेज का खेल है, ये कैसे काम करता है। मीडिया का गुस्सा कैसे रातों रात एक इंसान को पैनिक अटैक तक पहुंचा सकता है, और कैसे पुरानी पीढ़ियों का संघर्ष आज की समस्याओं को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। मतलब आप सोचिए, 3 FIR, न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम पर देश बिगाड़ने के आरोप और अमेरिका में करोड़ों के शो के कैंसिल होने का डर, ये सब कैसे एक साथ हुआ, ये जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि क्यों हुआ। क्यों हुआ? हाँ, ये पूरी कहानी इंटरनेट पर बनाए गए फर्जी किरदारों, जिन्हें हम पर्सोना कहते हैं, उनके मनोविज्ञान का एक बहुत ही सटीक अध्ययन है। ये बताती है कि कैसे डिजिटल दुनिया में इंसान खुद को बस एक प्रोडक्ट में बदल लेता है। तो इसी प्रोडक्ट और किरदार की बात से शुरुआत करते हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये जो पूरा विवाद हुआ ना, जहां समय के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में आकर रणवीर अलाहाबादिया यानी बेयर बाइसेप्स ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। जी। तो वो विवाद इसलिए नहीं था कि कोई चुटकुला खराब था। विवाद की असली वजह थी कैरेक्टर ब्रेक होना। समय रैना का मानना है कि इंटरनेट पर हर क्रिएटर सिर्फ एक किरदार निभा रहा है ताकि उनके बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ता रहे। सही बात है। लेकिन यार, यहाँ मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती। समय ने जानबूझकर इंटरनेट पर अपनी इमेज एक बहुत ही घटिया इंसान की बनाई है। हाँ, वो खुद ये बात मानते हैं। वही तो, कोई जानबूझकर खुद को बुरा क्यों दिखाना चाहेगा? इंटरनेट पर तो मतलब हर कोई एकदम परफेक्ट, ज्ञानी और महान दिखने की होड़ में लगा हुआ है ना। ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही चतुर डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब कोई अपनी छवि को एक आदर्श इंसान के रूप में पेश करता है, तो वो अनजाने में जनता को ये अधिकार दे देता है कि वो उसकी हर छोटी गलती पर उसे सूली पर चढ़ा सके। मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। एक्सैक्टली। लेकिन अगर किसी ने पहले दिन से ही कह रखा है कि भाई मैं तो एक बुरा इंसान हूं, तो लोगों की उम्मीदें एकदम जमीन पर आ जाती हैं। अगर वो इंसान कोई एक अच्छा काम भी कर दे तो लोग कहते हैं, अरे ये तो अंदर से बहुत अच्छा इंसान है। ये उन्हें एक अजीब सी आज़ादी देता है कुछ भी बोलने की। अरे बाप रे, ये तो मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल रेसलिंग या WWE जैसा हो गया। हाँ, एकदम सही एनालॉजी है ये। है ना? जब तक अंडरटेकर अपना डरावना किरदार निभा रहा है, सब तालियां बजा रहे हैं, सब मान चुके हैं कि यही सच्चाई है। बिल्कुल। और इस विवाद की जड़ में यही रेसलिंग वाला नियम टूटा था। रणवीर ने पिछले 10 सालों में इंटरनेट पर योग, मेडिटेशन, आध्यात्मिकता और सेल्फ हेल्प जैसी चीजों को लेकर एक बेहद क्लीन इमेज बनाई थी। हाँ, एक साधु वाला किरदार। हाँ, वो इंटरनेट के साधु वाले किरदार में थे। अब जब उन्होंने समय के शो में आके अचानक से कुछ बहुत ही अश्लील बातें कह दी, तो जनता उस मिक्सचर को बर्दाश्त नहीं कर पाई। इंटरनेट का नियम बहुत सीधा है। आप या तो योगा सिखा सकते हैं या गंदी बातें कर सकते हैं। आप दोनों को एक ही प्लेट में परोस नहीं सकते। ये तो है। और समय खुद इस कमरे के हिसाब से किरदार बदलने वाले खेल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में कौन बनेगा करोड़पति यानी कि KBC का एक बहुत ही शानदार वाक्य है। हाँ, वो किस्सा बहुत दिलचस्प है। मतलब जब समय KBC में गए थे तो उन्होंने वहां एकदम संस्कारी बर्ताव किया।
वो बताते हैं कि उनके दिमाग में उस वक्त भी अमिताभ बच्चन के लिए उल्टे सीधे जोक्स आ रहे थे। जैसे वो पोलियो वाला जोक। हाँ, जैसे कि पोलियो का इतना ऐड करने के बाद भी वो अपने बेटे को करियर में पैरों पर खड़ा क्यों नहीं कर पाए। मतलब ये बहुत ही डार्क जोक था, लेकिन उन्होंने वो वहां नहीं कहा। बिल्कुल नहीं कहा। क्योंकि वो जानते थे कि वो यूट्यूब पर नहीं है, वो नेशनल टेलीविजन पर है। कमरे का माहौल अलग था। और यहीं से ना कैंसिल कल्चर का असली मैकेनिज्म काम करता है। ये जो क्लीन इमेज का दबाव होता है वो भयानक होता है। समय को ये बात अपने करियर के शुरुआती दौर में ही समझ आ गई थी। वो अबॉर्शन वाले जोक के टाइम? हाँ, जब उन्होंने एक गर्भपात पर एक जोक मारा था और कुछ लड़कियों से उनका भारी विवाद हो गया था, तब उन्हें कड़वा सच पता चला था। जब कोई किसी को गहराई से आहत करता है तो वो आहत इंसान हमेशा के लिए उसकी ऑडियंस से बाहर हो जाता है। मतलब वो कभी वापस नहीं आता? कभी नहीं। वो इंसान फिर ताउम्र आपसे नफरत ही करेगा, चाहे आप कल को कैंसर का इलाज ही क्यों ना खोज लें। ये जो परमानेंट कैंसिलेशन का डर है ना, यही क्रिएटर्स को अपनी इमेज को लेकर इतना पागल बना देता है। ओह माय गॉड। तो इसका मतलब है कि इंटरनेट पर जो भी हमें अनफिल्टर्ड या बेबाक दिखता है, वो असल में एक बहुत ही सोची समझी चाल है। बिल्कुल, 100%। अगर इंडियाज गॉट टैलेंट की बात करें तो जो एपिसोड यूट्यूब पर 1 घंटे का आता था और एकदम क्लीन लगता था, उसकी सच्चाई कुछ और ही थी। सोर्स मटेरियल बताता है कि वो शो असल में 5 घंटे का होता था। जी हाँ, और यही वो जगह है जहां पर्दे के पीछे की सच्चाई सामने आती है। तो उन बचे हुए 4 घंटों में होता क्या था? उन 4 घंटों में धर्म, जाति, जेंडर और कई संवेदनशील मुद्दों पर भयंकर असंवेदनशील टिप्पणियां होती थीं। बाप रे। लेकिन समय क्या करते थे, वो एडिटिंग की टेबल पर बैठकर एक एक ऐसी बात को काट देते थे जिससे कोई भी राजनीतिक या सामाजिक विवाद खड़ा हो। अच्छा, तो वो खुद ही सब फिल्टर कर रहे थे? हाँ, वो सिर्फ लोगों को हंसाने का काम नहीं कर रहे थे, वो एक मेंटल हेल्थ गार्ड और एक बहुत ही चतुर पीआर मैनेजर की तरह काम कर रहे थे कैमरे के पीछे। उनका लक्ष्य था कि न तो लेफ्ट विंग भड़के और न ही राइट विंग। लेकिन यार, अगर वो मेंटल हेल्थ गार्ड थे तो फिर शो में वो सब होने ही क्यों दिया जिसकी वजह से विवाद हुआ? इसी शो की एक गेस्ट थी अपूर्वा। उनका जो किस्सा है ट्रांसक्रिप्ट में, वो बहुत चौंकाने वाला है। हाँ, वो वाकया बहुत इमोशनल भी है। मतलब 5 घंटे के लंबे शूट के बीच में जब समय ब्रेक लेकर सबकी मानसिक स्थिति चेक करने गए तो अपूर्वा रो रही थीं। उन्हें लग रहा था कि वो फनी नहीं है और जब एपिसोड बाहर आएगा तो पूरी दुनिया उन्हें ट्रोल करेगी। और उस वक्त समय अपनी परवरिश और एक टिपिकल मर्द वाली कंडीशनिंग के चलते उसे इमोशनली सांत्वना ही नहीं दे पाए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि एक रोते हुए इंसान को चुप कैसे कराया जाए। देखिए, ये एक बहुत ही मानवीय क्षण था, एक कमी थी उनकी। लेकिन इस कहानी का असली अर्थ ना इसके दूसरे हाफ में छिपता है। जब शो दोबारा शुरू हुआ? हाँ, जब शो दोबारा शुरू हुआ तो ग्वालियर के एक रैपर ने अपूर्वा पर बहुत ही भद्दी टिप्पणी कर दी। अब बजाय रोने के या शो छोड़ के जाने के, अपूर्वा ने माइक उठाया और एक ऐसी बोल्ड, करारी पंचलाइन मारी कि उस रैपर की हमेशा के लिए बोलती बंद हो गई। वाओ! अगर हम इसे समाज के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक रोस्ट का जवाब नहीं था, ये पावर डायनामिक्स यानी सत्ता के खेल को पलटने जैसा था। एकदम सही कह रहे हैं आप। और समय ने ट्रांसक्रिप्ट में इसकी तुलना लगान फिल्म के उस सीन से की है जहां कचरा पहली बार बॉल स्पिन कराता है। बिल्कुल, एकदम सटीक तुलना है। मतलब ये एक पितृसत्तात्मक माहौल में एक औरत का अपने सम्मान के लिए खड़े होना और जीतना था। और सबसे बड़ी बात, इसी वजह से समय ने उस हिस्से को एडिट नहीं किया। उन्होंने तय किया कि अपूर्वा की ये जीत दुनिया को दिखनी चाहिए। आप इसे एक माइक्रो रेवोल्यूशन या छोटी सी क्रांति कह सकते हैं, लेकिन समाज का एक कड़वा सच ये भी है कि जब भी कोई महिला पितृसत्ता के खिलाफ अपने लिए खड़ी होती है या जब भी आप यथास्थिति को चुनौती देते हैं तो उसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और समय ने वो कीमत चुकाई, बहुत बड़ी कीमत चुकाई। जब ये बिना एडिट किया हुआ एपिसोड इंटरनेट पर गया तो जो बवंडर उठा, उसने ये साबित कर दिया कि डिजिटल दुनिया का गुस्सा कितनी जल्दी एक असली जानलेवा डर में बदल सकता है। ये जो ट्रांजिशन है ना डिजिटल दुनिया से असली दुनिया का, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब एक पल के लिए कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई इंसान कंप्यूटर पे कोई वीडियो अपलोड करे और अचानक उसके असली घर के बाहर पुलिस आ जाए। बहुत डरावना होता है ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ग्रैंड थेफ्ट ऑटो यानी GTA गेम खेल रहा हो, स्क्रीन पर 5 स्टार वांटेड लेवल आ जाए, लेकिन जब वो अपनी असली खिड़की से बाहर झांके तो नीचे सच में पुलिस की गाड़ियां खड़ी हो। कमाल की एनालॉजी दी है आपने। इस एनालॉजी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जी। गेम में तो आप कंसोल बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो इंटरनेट ही असल जिंदगी बन चुका है ना। समय उस वक्त अमेरिका के सिएटल में थे। वीडियो अपलोड होने के 3 दिन के अंदर
भारतीय न्यूज चैनल्स ने उन्हें देश बिगाड़ने वाला घोषित कर दिया। मतलब प्राइम टाइम डिबेट्स होने लगी उन पर। बिल्कुल। मीडिया का ये जो मॉडल है वो पूरी तरह से इंसान के गुस्से को भुनाने पर आधारित है। एल्गोरिदम को आपकी शांत या तार्किक बातें पसंद नहीं आती, उसे सिर्फ गुस्सा चाहिए। न्यूज चैनल्स को रोज एक विलन चाहिए होता है जिसे वो जनता के सामने पेश कर सके। लेकिन कोई ये भी तो सोच सकता है कि अरे ये तो सिर्फ स्क्रीन पर चल रहा है, फोन बंद कर दो, टीवी बंद कर दो। लेकिन इंसान का दिमाग इस फर्क को नहीं समझ पाता, है ना? एकदम नहीं समझ पाता। समय के लिए ये सिर्फ ट्विटर का गुस्सा नहीं था, ये सीधा सीधा 8 करोड़ रुपए के नुकसान का डर था। ट्रांसक्रिप्ट में वो बताते हैं कि उनकी कुल सेविंग्स ही 2 करोड़ की थी। अगर अमेरिका का टूर कैंसिल होता तो वो तो सड़क पर आ जाते। इस डर ने उनके शरीर पर फिजिकली असर करना शुरू कर दिया था। देखिए, इंसान का दिमाग एवोल्यूशन के हिसाब से इस तरह डिजाइन ही नहीं हुआ है कि वो लाखों लोगों की नफरत को एक साथ प्रोसेस कर सके। ये तो है। जब हजारों लोग ऑनलाइन गालियां देते हैं तो दिमाग को लगता है कि वो सच में खूंखार भीड़ से घिर गया है। शरीर तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इसी वजह से समय को भयंकर एंजाइटी अटैक्स आने लगे। बाप रे। शो से पहले वो बैकस्टेज कांप रहे थे। उनकी थेरेपिस्ट ने स्पष्ट कहा कि शो कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन एक स्टैंड अप कॉमेडियन की विडंबना देखिए। उन्हें पता था कि अगर वो स्टेज पर डरे हुए दिखे तो ऑडियंस हंसेगी नहीं। हाँ, कॉमेडी में तो कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। इसलिए उन्होंने 1.5 घंटे का पूरा शो अपनी याददाश्त के सहारे, बिना किसी भावना के, एकदम रोबोट की तरह कर दिया। और ये सब तब हो रहा था जब असम के मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति ने उन पर एफआईआर दर्ज करा दी थी। समय को तो साइकोसिस जैसी स्थिति महसूस होने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि शायद वो किसी बुरे सपने में है। और ऐसे वक्त में ना, कोई भी इंसान अपने सबसे रसूखदार कॉन्टैक्ट्स की तरफ भागता है मदद के लिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और मायाजाल टूटता है। समय ने केबीसी की टीम के एक बहुत बड़े अधिकारी को मदद के लिए मैसेज किया। उन्हें लगा था कि यही वो इंसान है जो उन्हें इस दलदल से बचा सकता है। लेकिन क्या हुआ? जब उस अधिकारी ने पूछा कि भाई विवाद किस बारे में है, तो समय उन्हें अपना वो वीडियो भेज ही नहीं पाए। वो एक बहुत ही गहरी लाचारी का पल होता है। उन्हें लगा होगा कि अगर अमिताभ बच्चन ने वो जोक सुन लिया तो शायद वो पोलियो की ड्रॉप ही वापस ले लेंगे। हाँ, मतलब अंततः उनके सभी सो कॉल्ड बड़े कॉन्टैक्ट्स ने किनारा कर लिया। इंटरनेट पर सिर्फ राखी सावंत और दीपक कलाल जैसे लोग ही उनके समर्थन में बोल रहे थे। इससे एक बात साबित होती है कि सफलता के समय जो भीड़ आपके साथ होती है, संकट के समय वो सबसे पहले गायब होती है। एकदम सच बात है। और इस लाचारी में जो एक डार्क कॉमेडी हुई उनके साथ, वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं थी। मतलब ध्यान भटकाने के लिए समय अमेरिका में एक कसीनो गए। अच्छा। हाँ, और वहां जाने के लिए कैब बुक की तो जो पंजाबी ड्राइवर था वो उन्हें पहचान गया और उसी विवाद पर उन्हें ज्ञान देने लगा। अरे बाप रे। और तो और जब कसीनो के अंदर टेबल पर बैठे तो गुजराती पोकर डीलर ने पत्ते बांटते हुए उन्हें पहचान लिया और पता है क्या कहा? क्या? उसने कहा ये तो चमकीला के साथ भी हुआ था। मतलब जो इंसान सरेआम गोलियों से भून दिया गया था, उससे उनकी तुलना कर दी गई। ये तो किसी को भी डरा देगा। बिल्कुल। इस बात ने समय को इतना डरा दिया कि नींद के लिए उन्होंने 3 mg मेलेटोनिन की जगह आधी बोतल लगभग 32 mg से भी ज्यादा खा ली और 16 घंटे तक बेहोशी की नींद सोते रहे। ये बहुत खतरनाक है। जब बाहरी दुनिया इतनी खौफनाक हो जाती है, इंटरनेट आपको पूरी तरह से विलेन बना देता है और सारे दोस्त मुंह मोड़ लेते हैं, तब इंसान की वापसी अपनी जड़ों की तरफ होती है, अपने परिवार की तरफ। और यहीं से ये ट्रांसक्रिप्ट एक बहुत ही अलग, गहरे और भावनात्मक रास्ते पर मुड़ जाता है। यहां बात एल्गोरिदम या कैंसल कल्चर से हटकर सीधे पीढ़ियों के दर्द यानी जेनरेशनल ट्रॉमा पर आ जाती है। हाँ, ये हिस्सा वाकई बहुत सोचने पे मजबूर करता है। मतलब एक तरफ 2024 का ये डिजिटल विवाद है जहां गालियां सिर्फ स्क्रीन पर हैं, और दूसरी तरफ 1990 के दशक का वो दौर है जहां गोलियां सच में चल रही थीं। बिल्कुल। जब समय पूरी तरह से टूट चुके थे, तब उन्होंने अपने माता पिता को वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर उनकी मां कांप रही थीं, रो रही थीं, लेकिन उनके पिता बिल्कुल शांत थे। वो इस भारी तनाव के बीच भी समय को मीम्स भेज रहे थे। और इस शांति के पीछे ना एक बहुत बड़ा इतिहास छिपा है। समय के पिता कश्मीर में दूरदर्शन के एक सम्मानित न्यूज रिपोर्टर थे। अच्छा। 1991 में जब वहां आतंकवाद चरम पर था, तब उन्हें अपनी जान बचाकर घाटी छोड़नी पड़ी थी। 1996 में उन्होंने वापस लौटने की हिम्मत जुटाई, लेकिन फिर 1998 में जब उनके घर पर सच में गोलियां चली तो उन्हें हमेशा के लिए अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर भागना पड़ा। माय गॉड। अब आप ही बताइए, जिस इंसान ने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया उजड़ते देखी हो
उसके लिए इंटरनेट की एक एफआईआर क्या मायने रखेगी? कुछ भी नहीं। और उनका वो संघर्ष सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था ना। हैदराबाद पहुंचने के बाद पिता ने सालों तक बिना एक भी छुट्टी लिए काम किया ताकि समय को एक प्रतिष्ठित निजामकालीन स्कूल में पढ़ा सकें। जी। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में समय बताते हैं कि उस स्कूल में उनका जो अनुभव था वो बहुत दर्दनाक था। सालों तक उन्हें बुलिंग और रेसिज्म झेलना पड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि ये इसलिए नहीं था कि वो पढ़ाई में कमतर थे, बल्कि इसलिए था कि वो गोरे थे और कश्मीर से आने के कारण बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग दिखते थे। बच्चों की दुनिया बहुत क्रूर हो सकती है। बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ सबसे भावुक करने वाली बात समय का रवैया है। उन्होंने अपने पिता का सपना ना टूटे इसलिए कभी उन्हें इस बुलिंग के बारे में नहीं बताया। वाह। वो पिता को स्कूल से बहुत दूर एक आइसक्रीम की दुकान के पास कार रोकने को कहते थे ताकि अमीर बच्चे उनके पिता की पुरानी मारुति 800 देखकर मजाक न उड़ाएं। ये एक छोटे से बच्चे का अपने पिता की इज्जत और उनके संघर्ष को बचाने का अपना तरीका था। मतलब दोनों पीढ़ियां अपने अपने तरीके से अपना दर्द छुपा रही थी। एग्जैक्टली। और जब इतने सालों बाद अमेरिका में बैठा एक बेटा अपने पिता को फोन पर 8 करोड़ के नुकसान और एफआईआर का रोना रोता है, तो पिता का वो जवाब हर इंसान को सुनना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, मेरा कश्मीर में घर चला गया था, मैं तब नहीं रोया। ये तो सिर्फ एक शो है, तुम शो से नहीं, शो तुमसे है। क्या बात है। ये एक पिता का अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ था जो उन्होंने अपने बेटे को दिया। वो भयानक अतीत आज एक मजबूत सहारे में बदल गया। बिल्कुल। लेकिन समय ने इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और कड़वी सच्चाई को पकड़ा है। समाज में मर्दों को ना अपनी भावनाएं छुपानी सिखाई जाती हैं। लड़के रोते नहीं है टाइप। हाँ। जब समय और उनकी माँ फोन पर फूट फूट कर रो रही थी तो पिता मीम भेज रहे थे। समय को ये एहसास हुआ कि एक पिता होने के नाते, एक मर्द होने के नाते उन पर बाहर से चट्टान की तरह मजबूत दिखने का कितना भारी दबाव होगा। अंदर से वो भी रो रहे होंगे, लेकिन वो उसे व्यक्त नहीं कर सकते। इस बात को समझाने के लिए समय ने जो स्क्रैच कार्ड की एनालॉजी दी है ना, वो सीधा दिमाग में छप जाती है। हाँ, वो कूपन वाली बात। जी। वो कहते हैं कि पिताओं का दिल एक स्क्रैच कार्ड की तरह होता है। वो ऊपर से सिल्वर कोटिंग से ढका होता है, आपको उसे बार बार खुरचना पड़ता है, तब जाकर अंदर से प्यार का कोई इमोशनल कूपन कोड निकलता है। बहुत ही गहरी बात है। ये एक बहुत बड़ी अपील है कि हर इंसान को अपने पिता के उस सिल्वर कोटिंग के पीछे छिपे इंसान से बात करनी चाहिए। ये जो घुटन है ना भावनाओं को दबाने की, वो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। और जब किसी इंसान के पास इस तरह का पारिवारिक इतिहास और पीढ़ियों का समर्थन होता है तो उसके अंदर लड़ने की एक अजीब सी क्षमता आ जाती है। ये जो रेजिलियंस है, ये उसे बाहरी दुनिया के खोखले हमलों से बचाती है। सही कहा। तो अब ना इस कहानी के अंतिम और शायद सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इस भयंकर मानसिक और कानूनी दबाव से बाहर निकलने का रास्ता क्या था? ये जानना बहुत दिलचस्प है। अमेरिका का टूर खत्म करके जब समय वापस मुंबई उतरे तो वो और उनके दोस्त मान चुके थे कि एयरपोर्ट पर पुलिस हथकड़ी लेकर खड़ी होगी। मतलब वो तो ड्यूटी फ्री शॉप से शराब खरीद रहे थे कि चलो जेल जाने से पहले आखिरी बार पी लेते हैं। फिर क्या हुआ? लेकिन जब वो बाहर आए तो वहां कोई कैमरा नहीं था, कोई मीडिया नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, एकदम सन्नाटा था। ये तो होना ही था। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के गुस्से की उम्र बहुत छोटी होती है। न्यूज साइकिल इतनी तेज है कि किसी के पास एक मुद्दे पर टिके रहने का समय ही नहीं है। जिस दिन समय मुंबई उतरे उसी दिन इंटरनेट पर किसी और कॉमेडियन यानी कुणाल कामरा का कोई नया विवाद शुरू हो गया था। अरे हाँ। पूरी मीडिया, सारी पुलिस, सारे ट्रोल्स उधर शिफ्ट हो गए थे। आज का नेशनल विलन कल किसी और के विवाद आते ही पुरानी खबर बन जाता है। ये इंटरनेट का सबसे बड़ा सच है। ये वाकई मतलब किस्मत का खेल है यार। लेकिन मामला पुलिस स्टेशन तक तो पहुंचा ही था। जब समय पुलिस स्टेशन गए तो वहां एक और अजीब घटना हुई। क्या हुआ वहां? एक बड़े पुलिस ऑफिसर की भतीजी उनकी बहुत बड़ी फैन निकली। अफसर ने उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा कि क्या आप इस पूरे मामले में माफी मांगेंगे? और यहां समय के दिमाग में एक बहुत बड़ा वैचारिक युद्ध शुरू होता है। एक तरफ उनके दिमाग में महान लेखक जॉर्ज ऑरवेल का वो कोट था कि हर जोक एक छोटी सी क्रांति है और क्रांति कभी रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, वो आर्टिस्ट वाला ईगो। बिल्कुल, ये वो आदर्शवाद है जो हर कलाकार के अंदर होता है। लेकिन दूसरी तरफ था कश्मीरी पंडित विजडम, उनके परिवार का वो व्यावहारिक ज्ञान जो किताबों से नहीं बल्कि गोलियों के बीच से निकला था। वो ज्ञान जो कहता है कि लड़ाई तभी लड़ो जब मैदान निष्पक्ष हो, फेयर हो। अगर लड़ाई निष्पक्ष नहीं है तो वहां से निकल लो। सर्वाइवल यानी जिंदा बचना किसी भी क्रांति से ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। अगर कश्मीरी पंडितों ने 90 के दशक में भावनाओं में बहकर हथियार उठा लिए होते
तो शायद वो सब मारे जाते और आज सिर्फ उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बन रही होती। उन्होंने अपनी जान बचाई, घाटी छोड़ दी और आज वो जहां भी है जिंदा है, कामयाब है। इसे ना उसूलों से समझौता नहीं कहते, इसे प्रैक्टिकल सर्वाइवल कहते हैं। इंटरनेट पे हीरो या शहीद बनने के चक्कर में अपनी असली जिंदगी बर्बाद कर लेना कोई समझदारी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सिस्टम के सामने जब आपकी कोई बिसहात ना हो तो झुक जाना ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है। हाँ। समय ने माफी मांग ली, पुलिस ने पूरा सहयोग किया और वो एफआईआर का भवंडर शांत हो गया। और इस माफी का असर क्या हुआ पता है? जिस विवाद को उनका करियर खत्म करने के लिए खड़ा किया गया था, उसने उन्हें 10 गुना बड़ा बना दिया। वाओ। ट्रांसक्रिप्ट बताता है कि इस घटना के बाद उन्होंने यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के टूर में 3 लाख टिकट्स बेचे। 3 लाख? ये तो पागलपन है। अगर इस पूरे डीप डाइव का हम एक सार निकालें तो ये कहानी चीख चीख कर एक ही बात कहती है कि इंटरनेट की शोहरत, उसका गुस्सा और उसके विवाद, ये सब बस एक इल्यूजन है, एक छलावा है। एकदम। ये एक माया जाल है जिसे मीडिया, एल्गोरिदम और कुछ ताकतें मिलकर चलाती हैं ताकि इंसानी भावनाओं को बेचा जा सके। जो चीजें सच में मायने रखती हैं वो बहुत बुनियादी हैं, आपका परिवार, आपका मानसिक संतुलन और आपका काम। एकदम सही बात बोली आपने। समय ने अंत में जो बात कही है ना, वो आज की जनरेशन के मुंह पर एक तमाचा है। वो कहते हैं कि सिर्फ पैसे के लिए काम करना या दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहना असली प्रोडक्टिविटी नहीं है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, उनके साथ हंसना, वो असली प्रोडक्टिविटी है। बिल्कुल, यही जीवन की असलियत है। हम सब हसल कल्चर के नाम पर अपनों से दूर होते जा रहे हैं और उन लोगों की वाहवाही लूटने में लगे हैं जो हमें असल में जानते तक नहीं। और यही बात इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम रोजाना अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए एक विचार है जो शायद हम सबको अपने साथ ले जाना चाहिए। जी बताइए। हम हर दिन जिस इंटरनेट को अपनी असली दुनिया मानकर घंटों उस पे बिताते हैं, अगर वो सच में सिर्फ एक गेम है, तो क्या इंसान इस गेम का खिलाड़ी है या फिर हम खुद वो मोहरे हैं जिनसे मीडिया, एल्गोरिदम और ये सारे इन्फ्लुएंसर्स अपना खेल खेल रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है ना? जब भी किसी ऑनलाइन बहस या विवाद को देखकर आपका खून खौलने लगे, तो शायद स्क्रीन बंद करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि उस गुस्से से बैंक बैलेंस असल में किसका बढ़ रहा है। इंटरनेट पर भले ही एक्टर और असली इंसान के बीच की लकीर धुंधली हो गई हो, लेकिन वो लकीर हमें अपने दिमाग में खुद खींचनी होगी।